हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पिछले क्लास में 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग देखा था। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करेंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करेंट, एफिशिएंसी, ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या मिलता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलता है। ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म हमने देखा था। यहाँ पे आपको कैसा मिल रहा है, ये वेव फॉर्म लाइन टू लाइन वोल्टेज है। VAB मतलब एक फेज से स्टार्ट हुआ, दूसरे फेज से क्लोज हुआ, तो ये क्या कहलाता है, आपका लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में किसको बोलती, अगर यहाँ सिर्फ VA, VB, VC रहता तो वो आपका फेज वोल्टेज कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्या मिला है, VAB, VAC, तो ये क्या है, आपका लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो 3 फेज फुल वेव में हमें लाइन वोल्टेज मिलता है और एक कंप्लीट साइकिल में हमें 6 साइकिल्स मिलते हैं, 6 पल्सेस मिलते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया था। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फेस वोल्टेज किसी भी टाइम पे हम वोल्टेज का इक्वेशन क्या देते हैं, Vm साइन ओमेगा टी। सपोज ये क्या है, आपका फेस वोल्टेज है VA, VB, VC इज इक्वल टू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। तो अगर हम लाइन वोल्टेज लिखें तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर हम ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन देखें तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें लाइन वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट में, तो वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो हमें लाइन वोल्टेज के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू √3 Vm साइन ओमेगा टी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला √3, और फेज वोल्टेज कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब हम निकालते हैं एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट की वैल्यू। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एवरेज वोल्टेज, जिसे हम V0 या फिर आप VDC से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर? V0 लिखो या फिर VDC। तो V0 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि हम ये कैसे लिखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये इक्वेशन देखा है कि हम ये कैसे लिखते हैं। तो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस में यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 2 पाई कंप्लीट, एक पूरे कंप्लीट साइकिल को, मतलब 2 पाई तक मैं एरिया कंसीडर कर रही हूँ। वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, क्या है वोल्टेज का इक्वेशन, √3 Vm साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, एक पल्स को लेंगे, एक पल्स के ड्यूरेशन को लेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने देखो, जो मेरा जो ड्यूरेशन है, इंटरवल है, वो π/3 से 2π/3 का है। मैंने इसे एक पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं लिया है ना इंटीग्रेशन के लिए। VAB का हाफ पोर्शन और VAC का हाफ पोर्शन को लेके मैंने इंटीग्रेट किया है। तो VAB का पीक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, π/3 में। VAC का पीक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 2π/3 में। तो इस इंटरवल पे मैं क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, π/3, 2π/3, और ये वोल्टेज का इक्वेशन dω/t। अब हमें एक कंप्लीट साइकिल में 6 पल्स मिले थे, तो क्या हम 6 पल्स को, एक एक पल्स को इंटीग्रेट करते रहे क्या? ऐसा ना करके मैं क्या कर रही हूँ, एक पल्स का ड्यूरेशन ले रही हूँ, मतलब हाफ हाफ, 2 पल्स का हाफ हाफ ले रही हूँ ड्यूरेशन, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आउटपुट में क्या मिला है, 6 पल्स मिले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 और Vm इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ओमेगा टी। उसके बाद आप लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट हमने यहाँ पे पुट किया है अपर लिमिट, मतलब ओमेगा टी की जगह क्या आएगा, 2π/3 एक बार,
माइनस फिर से ओमेगा टी की जगह क्या आएगा, π/3। लेकिन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सामने में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो cos 120 क्या होता है, -1/2, cos 60 क्या होता है, 1/2। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू 3√3 VM डिवाइडेड बाई पाई, या फिर V0 इज इक्वल टू 1.6539 VM। करेंट, एवरेज आउटपुट करेंट I0 से शो करो या फिर IDC। I इज इक्वल टू क्या होता है, V0 डिवाइडेड बाई R। V0 की वैल्यू आपने निकाल ली है, सेम वैल्यू को पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I0 की वैल्यू मिलेगी। अब आप RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट निकालोगे। तो RMS वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो भी इक्वेशन लिखे हो आपने एवरेज वोल्टेज के लिए, उस पूरे इक्वेशन का अंडर रूट हो जाता है और वोल्टेज के इक्वेशन का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमने ये सेम एवरेज वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया और पूरे इक्वेशन का अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लिखो या फिर 1/2, एक ही मतलब है। और ये जो हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा था उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3² क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन से बाहर, VM इंटीग्रेशन से बाहर हो गए, क्या हो जाएगा, VM², क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ क्या बच गया आपका, सिर्फ sin² ω t। sin² ω t का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 ω t डिवाइडेड बाई 2। 2 कांस्टेंट है, फिर से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। 1 का इंटीग्रेशन ω t, cos 2 ω t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ω t डिवाइडेड बाय 2। लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 1.655 VM। इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट ये याद रखिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आप करेंगे तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है। क्लियर। तो आप सिर्फ लास्ट का ये पॉइंट याद रखो, शुरू का 1-2 स्टेप लिख के दिखाओ, लास्ट में ये याद करो। RMS करेंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू V0R डिवाइडेड बाई R। V की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। RMS वैल्यू हम AC की वैल्यू को डिनोट करते हैं और एवरेज वैल्यू क्यों यूज करते हैं, DC की वैल्यू को डिनोट करने के लिए। क्लियर। अब हम निकालते हैं एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के थ्रू कितना पावर डिलीवर्ड हुआ है, तो सिंपल पावर का इक्वेशन क्या लिखते हो, P इज इक्वल टू VI cos phi होता है। यहाँ पे हमने cos phi को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, 1 एज्यूम कर लिया है। जो पावर फैक्टर की वैल्यू है उसे 1 एज्यूम कर लिया है, डेट इज यूनिटी। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, AC सप्लाई ले रहा है। तो AC सप्लाई की वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं, RMS वैल्यू से। तो यहाँ पे वोल्टेज और करेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, RMS, डेट इज V0R I0R। दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया है, इसे रख के सॉल्व करोगे तो आपको P एवरेज की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं रेक्टिफायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है रेक्टिफायर का, DC, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, AC। तो आउटपुट में आपको DC मिल रहा है। DC की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वैल्यू से। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट डिवाइडेड बाय P एवरेज, यही हम इनपुट दे रहे हैं, इनटू 100। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 99.87%। नेक्स्ट आप फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर कैलकुलेट करोगे। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, I0R डिवाइडेड बाय I0। मतलब आप फॉर्म फैक्टर को या तो वोल्टेज से शो करो या फिर करंट से शो करो। और ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है, RMS डिवाइडेड बाय एवरेज। क्लियर। अब चाहे आप करंट लो चाहे वोल्टेज हो, क्या लिखना है फॉर्म फैक्टर, RMS डिवाइडेड बाय एवरेज। तो इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1.0061। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं, √, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर आपने अभी कैलकुलेट किया है, -1
इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3.5%। रिपल फैक्टर क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। रिपल फैक्टर वो होता है कि अगर आप क्या बना रहे हो, रेक्टिफायर बना रहे हो, एसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डीसी में, लेकिन कभी भी आपको प्योर डीसी नहीं मिलेगा रेक्टिफायर में। क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। तो रेक्टिफायर में कन्वर्ट होने के, रेक्टिफायर बनने के बाद हमें जो डीसी मिलता है उसमें जो कंपोनेंट एसी का रहता है वो क्या कहलाता है, आपका रिपल कहलाता है। ठीक है, और जो हम कैलकुलेट करेंगे कितने क्वांटिटी में वो क्या कहलाएगा, आपका रिपल फैक्टर। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं 3 फेज हाफ वेव और 3 फेज फुल वेव। तो 3 फेज हाफ वेव जब आपने पढ़ा था वहां पे रिपल फैक्टर की वैल्यू आपने निकाला था 17%। 0.17 कैलकुलेट किया था, उसको आप परसेंट के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, ये देखिए रिपल फैक्टर क्या है, ये 0.17 किस केस में था, ये हाफ वेव के केस में था। अगर आप इसे परसेंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 17%। तो अगर हम 3 फेज हाफ वेव और 3 फेज फुल वेव को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि जो रिपल कंपोनेंट है वो 3 फेज फुल वेव ब्रिज में कम है, सिर्फ 3.5% है, और हाफ वेव में 17%। तो मैंने क्या बोला था आपको, जिस भी रेक्टिफायर का रिपल कंपोनेंट, रिपल फैक्टर कम होगा वो रेक्टिफायर अच्छा है। तो कौन सा रेक्टिफायर अच्छा होगा, 3 फेज फुल वेव, क्योंकि इसका क्या है, रिपल फैक्टर कम है। अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 99.87। और जब आपने हाफ वेव का कैलकुलेट किया था, हाफ वेव में क्या कैलकुलेट किया था आपने एफिशिएंसी, हाफ वेव में आपने किया था 96.92%, ये हाफ वेव का है। तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की 99.87। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा रेक्टिफायर बेटर है, 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर। अब एक सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक था नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन। ये मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, तो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की है वो एक बार सुन लो इसे कि हमें पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। पॉलीफेज का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फेस इज कॉल्ड पॉलीफेज। एक फेस से ज़्यादा अगर फेस है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलीफेज कहलाएगा। तो हमें पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो क्या होता है, वेरियस अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन एसी में होता है। इसलिए अगर आपको डीसी की ज़रूरत है तो क्या करना पड़ेगा, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जो एसी का डीसी में कन्वर्जन हम रोटरी कन्वर्टर के थ्रू करते थे। रोटरी कन्वर्टर या फिर मोटर जनरेटर का सेट लगाकर हम यूज करते थे। मोटर क्या करता था आपका, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल, यहाँ पे हम डीसी जनरेटर लगाएंगे तो डीसी जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हमें डीसी जनरेट करके देगा। तो ये होता था आपका मोटर जनरेटर सेट। रोटरी कन्वर्टर भी क्या करते थे, हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते थे। लेकिन क्या होता है, इन सब में क्या होता है, आपका नॉइस प्रोड्यूस होगा, नॉइस प्रोड्यूस होता है और उतना एफिशिएंट भी नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके प्लेस में हम इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट, सिंपलर और चीपर हो जाता है। क्लियर। तो सिंगल फेज और पॉलीफेज इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम सिंगल फेज रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे और पॉलीफेज के लिए हम पॉलीफेज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर का यूज़ हम मैक्सिमम लो इलेक्ट्रिक पावर के इक्विपमेंट में करते हैं। सिंगल फेज रेक्टिफायर 15 किलोवाट तक के पावर लोड्स के लिए सूटेबल होता है और 15 किलोवाट से ऊपर के पावर लोड्स के लिए हम पॉलीफेज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। क्लियर। 15 अप टू 15 किलोवाट
15 किलोवाट तक सिंगल फेस रेक्टिफायर, और 15 किलोवाट से अगर ज़्यादा है तो पॉलीफेस रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं पॉलीफेस रेक्टिफायर का ओवर सिंगल फेस रेक्टिफायर। सिंगल फेस रेक्टिफायर आपने थर्ड सेम के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, तो वहाँ उसका एफिशिएंसी, रिपल कंपोनेंट के पॉइंट्स पे हम यहाँ पे एडवांटेज बता रहे हैं पॉलीफेस रेक्टिफायर का। तो अगर हम पॉलीफेस रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो हमें हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है। क्लियर? हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है मीन्स आप देख रहे हो, अगर आप सिंगल लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, उसमें रिपल कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉलीफेस यूज़ कर रहे हो तो रिपल कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि आउटपुट क्या मिलेगा, बहुत सारे पल्सेस के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे 3 फेस हाफ वेव में आपने देखा था, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें 3 पल्स मिला था। 3 फेस फुल वेव ब्रिज में देखा था, एक कंप्लीट साइकिल के लिए 6 पल्स मिले। तो जितना ज़्यादा आपको क्रिपल कंपोनेंट कम मिलेगा उतना ही वो रेक्टिफायर क्या होगा, अच्छा होगा। तो पॉलीफेस का ये एडवांटेज होता है कि हमें एक तो हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है, रिपल कंपोनेंट कम मिलता है। अगर हम सिंगल फेस के कंपेयर करें तो इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज भी कम होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कहलाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज जब डायोड आपका कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है उस टाइम पे उसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है, पीक रिवर्स वोल्टेज, वो क्या कहलाएगा, आपका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। पॉलीफेस में क्या एडवांटेज है, the total DC load is divided equally on all the 3 phases of AC, hence the overloading of any particular phase does not occur। जो टोटल डीसी लोड है 3 फेज के केस में वो तीनों फेज में इक्वली डिवाइड हो जाता है, इससे किसी भी फेज में ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर? और जो पॉलीफेस रेक्टिफिकेशन है वो साइलेंट होता है ऑपरेशन में, जैसे कि हम रोटरी कन्वर्टर में देखें तो क्या होगा, उसमें नॉइस प्रोड्यूस होगा, लेकिन इन सब में अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये था आपका नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेस रेक्टिफायर। तो